Once again, welcome to this class that we are going to start here. And in previous classes, I have already taught about the photosynthesis, life process, and the different modes of nutrition. And now we will discuss about the different steps of nutrition, which I am going to start here. So, before discussing the different steps of nutrition, I would like to explain about the amoeba, which is a unicellular organism. Now, I would like to say that in previous classes, means in 9 and 8 also, we have learnt about the amoeba, that it is unicellular and what is multicellular. I don't think that I have to explain the same thing again and again. तो यहाँ पे जो अमीबा है एक तरीके का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें जो पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस ऑल स्टेप्स एंड द प्रोसेसेस, I would like to discuss about the steps, that how the steps are going and how all the processes are completed. So first of all we will discuss that what is holozoic nutrition. In previous class I have discussed that the holozoic nutrition is that mode of nutrition in which an organism obtain a solid material, and this material what happens, अब ये जो मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो उसके बाद डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेटेड होता है एंड फाइनली इजेक्टेड आउट हो जाता है. तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो नाउ यू विल लिसन इट केयरफुली. फर्स्ट स्टेप, न्यूट्रिशन का जो पहला स्टेप होता है वो इंजेशन होता है. ठीक है, अब इंजेशन, इट इज गिवन हियर इंजेशन. इससे आप समझ सकते हो कि एनीथिंग विच इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी, अब कोई भी चीज अगर अंदर जाने की बात होती है तो उसके बारे में इंजेशन कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द फूड मटेरियल इज टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू द माउथ और एनी अदर ऑर्गन कह सकते हैं, क्योंकि माउथ तो सारे ऑर्गेनिज्म के पास होता नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स और सम अदर एनिमल्स वी हैव अ माउथ, बट इफ यू टॉक अबाउट द अमीबा देन अमीबा डोंट हैव अ माउथ. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी. हियर वी विल टॉक अबाउट द इंजेशन ओनली. Ingestion means the process of taking of food inside the body. That process is known as ingestion. First of all, I will explain the process. Then I will explain about the process of amoeba, that how the food is digested and ejected out. Here, digestion. Okay. The food which is ingested inside the stomach of an organism is digested by the different molecules you can say, or it is converted into a simpler substances. Means जो food हमारे body में enter हो रहा है वो food digest होकर simple molecules में जब convert हो जाता है तो उसे हम digestion कहते हैं. Now let's talk about the absorption. Digestion is completed. Absorption का मतलब होता है कि जो food digest हो गया है वो simple molecules में convert होकर वो हमारे body के different parts में absorbed होता है. तो that process is known as absorption. Now we will discuss about the assimilation. Assimilation is the process in which the absorbed food is used by the body for the different various activities. इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम assimilation की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि जो फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है उसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं. मीन्स हाउ वी गेट द एनर्जी, हाउ वी डू द डिफरेंट एक्टिविटीज, हाउ वी टॉक, हाउ वी मूव, हाउ वी रन, ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज है ये हम तभी कर पाते हैं जब हमारे बॉडी में एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है. मीन्स अगर एसिमिलेशन नहीं होता है तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है एंड फाइनली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे और रिपेयर नहीं कर पाएंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज इजेशन. अब तो बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर गई पर कुछ तो ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स है, अनवांटेड कंपोनेंट्स है जो बॉडी के लिए सही नहीं है. इट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. तो वो सारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या होते हैं जब हमारे बॉडी से आउट हो जाते हैं थ्रू द एनस, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यू कैन लुक ओवर इट. ह्यूमन बीइंग्स, अमीबा एंड फ्रॉग, ये सारे ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं. तो यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने समझ लिया कि सॉलिड मटेरियल बॉडी के अंदर कैसे जाता है और उसके बाद किस तरीके से वो मटेरियल डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेट होता है और फाइनली बॉडी से इजेक्टेड आउट हो जाता है. तो दिस होल प्रोसेस इज द न्यूट्रिशन ऑफ 5 steps. Now
न्यूट्रिशन नीड अमीबा? शॉर्टकट में बताने जा रहे, बट दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज मोस्टली कम इन बोर्ड एग्जाम. सो यहाँ पे अगर अमीबा के न्यूट्रिशन की बात करें तो यू ऑलरेडी नो दैट द अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा हैव अ इररेगुलर शेप बॉडी. इसका कोई शेप नहीं होता है, ये इररेगुलर शेप होता है, इसका शेप हमेशा बढ़ता करता रहता है. जैसे ये ग्रो करता है तो इसका सेल बढ़ता है, ये रिप्रोड्यूस करता है तो इसके सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि आप फ्यूचर वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हम न्यूट्रिशन ऑफ 5 स्टेप्स इन अमीबा. तो फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, इंजेशन. इंजेशन के बारे में बात करने से पहले ये बता दूं कि अमीबा हैव अ सीडोपोडिया. यू आर लुकिंग हियर, दिस इज द सीडोपोडिया व्हिच इज आल्सो नोन एज फॉल्स फीट. अमीबा क्या करता है, जैसे ही उसको फूड दिखाई देता है अपने इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, वो अपने बॉडी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको सीडोपोडिया भी बोला जाता है और फॉल्स फीट भी बोला जाता है. इसके थ्रू, ड्यू टू दिस सीडोपोडिया, ये अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ करता है. नाउ यू लुक ओवर इट, जो फूड पार्टिकल्स है वो अमीबा के बॉडी के अंदर है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन. इस प्रोसेस को इंजेशन तो बोलते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जिससे अमीबा फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर लेता है, तो उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस भी बोला जाता है. फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अमीबा क्या करता है, फूड को अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ करता है. उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. और जिसके थ्रू वो ले रहा है, मतलब वो बॉडी स्ट्रक्चर जिसके थ्रू अमीबा उस फूड को अंदर ले रहा है, तो वो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं. तो फाइनली इंजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डाइजेशन. अब जैसे ही फूड पार्टिकल एंटर होता है, यहाँ पे फूड वैक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है. जैसे ही फूड वैक्यूल यहाँ पे रहता है, वो फूड एंटर करके डायरेक्टली फूड वैक्यूल के अंदर, वो सारे अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. तो यहाँ पे जब फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. आपने क्लास 9th में लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा. It's a type of cell organelle. You know very clearly about that. So I don't think that I have to discuss much more around that. तो यहाँ पे जो फूड, जो कि फूड वैक्यूल के अंदर है, ये डाइजेस्ट होता है with the help of powerful digestive enzymes. तो यहाँ पे जो फूड वैक्यूल के अंदर है वो डाइजेस्ट हो गया, तो that process is known as digestion. Now we will talk about the absorption. Third step of nutrition. Please आप लोग थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. पहला स्टेप था इंजेशन, दूसरा स्टेप था डाइजेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड स्टेप व्हिच इज एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करता है, पहुंच जाता है, रीच कर जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब डाइजेस्टेड फूड, अब तो ये फूड वैक्यूल के अंदर है, ये भी एक कंडीशन है, तो वो कैसे डिफरेंट पार्ट तक जाएगा. तो जैसे ये फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ये फूड वैक्यूल का जो अपर लेयर होता है, कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन होता है, वो ब्रेक कर जाता है, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. अब जब डाइजेस्टेड फूड पूरे बॉडी पार्ट्स में अमीबा के पहुंच गया, अब क्या होगा, पहले भी बताया था कि डाइजेशन के बाद हमेशा एब्जॉर्प्शन की बात, एसिमिलेशन की बात आती है. अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसे अमीबा क्या करेगा, ग्रो करेगा, रिपेयर करेगा खुद को. अगर उसे कहीं रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी तो वो खुद को बढ़ाएगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा. तो ये सारे प्रोसेस वो एसिमिलेशन में करेगा. लेकिन जैसे कि सबके बॉडी में बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स रह जाते हैं जो कि उनके बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, तो सेम चीज अमीबा के साथ भी होता है. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अमीबा इजेशन का प्रोसेस करता है. फाइनली द लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. तो इजेशन में क्या होता है कि अमीबा का जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर सेल होता है, वो कहीं से भी रैप्चर कर जाता है. यू नो व्हाट इज मीन बाय रैप्चर? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देती हूँ. रैप्चर मीन्स होता है ब्रेक कर जाना. तो यहाँ पे क्या होता है कि अमीबा का जो ये आउटर सेल है वो कहीं से भी ब्रेक कर जाएगा. इसमें कोई कंडीशन नहीं कि मैम यहाँ से क्यों ब्रेक किया या यहाँ से क्यों ब्रेक किया, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. वो कहीं से भी अमीबा अपने बॉडी के सेल को
डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करने से पहले वो फिर से स्टेप्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो कि पहले किया था कि फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकंड स्टेप इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ इज फाइनली इजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब हम इंजेशन के बारे में बात करेंगे तो यू कैन लुक ओवर इट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। यू कैन लुक ओवर इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फाइनली सिर्फ आपको डेफिनेशंस देखना है और एक बार गो थ्रू जाना है, क्योंकि पहले भी मैंने पूरे प्रोसेस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन के थ्रू जाकर और आगे सारा सिस्टम पढ़ना है। तो यहाँ पे बात करेंगे डाइजेशन। यू ऑलरेडी यू कैन सी हियर द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फॉर्म। शॉर्टकट वे में, आप थोड़ा सा लॉन्ग है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल वे में अगर समझने की कोशिश करें तो डाइजेशन का मतलब ही होता है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कि एक सॉलिड मटेरियल है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन का प्रोसेस तो हो गया, अब एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। तो इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मूव्स टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एब्जॉर्ब टू द डिफरेंट पार्ट्स, और यू कैन से सेल के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है, यू हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 1 ऑफ द स्टैंडर्ड 9 आई थिंक सो। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब यही होता है कि जितने भी फूड मटेरियल्स हैं जो कि डाइजेस्ट हो गए वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो गए। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है वो वापस से हमारे बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल है। उस डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब मटेरियल को जब हम बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, आपको पता है कि हमारे बॉडी में कितनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमेशा होती है, रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होती है, डाइजेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो कैसे होती है, उसको एनर्जी की जरूरत है ना, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, वही एब्जॉर्ब फूड से। तो जब हम एब्जॉर्ब फूड को खुद के वर्क के लिए यूज करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। लेकिन यहाँ पे अब जब लास्टली हम अगर इजेशन की बात करें, यू कैन लुक ओवर इट हियर, तो इजेशन का मतलब ये होता है कि अनवांटेड, या आप ये भी कह सकते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, या ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो अगर जब वो सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है और अनडाइजेस्टेड भी है तो उसको तो बॉडी से आउट तो करना होगा ना, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो फाइनली दिस एंड ऑल आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच आई हैव कंप्लीटेड इट हियर। ओके, हो गया, ये बना दिया प्रोसेस ऑफ nutrition and the 5 steps of nutrition in a human digestive system. And now we will discuss about the different process which occurs in a human body. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स ह्यूमन बॉडी में, कि कैसे फूड हमारे माउथ के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है और कैसे सारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन होता है, और किस तरीके से अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी से इजेक्टेड आउट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे द एसोसिएटेड ऑर्गन्स एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बकल कैविटी इज देयर व्हिच इज आल्सो नोन एज ओरल कैविटी, और वी कैन आल्सो से माउथ, जो माउथ आपका होता है उसे बकल कैविटी भी बोला जाता है। फेरिंग्स, यू ऑलरेडी नो कि फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो माउथ के बाद होता है, और ये जो फेरिंग्स होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं फेरिंग्स, ये फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप के लिए भी एंड विंड पाइप के लिए भी। मतलब जहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप चलता है, यहाँ पे ये जो फूड पाइप आ रही है और वहीं पे विंड पाइप भी आती है, तो उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। ईसोफेगस, आप देख रहे हैं यहाँ पे ईसोफेगस, ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है। स्टमक, यू ऑलरेडी नो, आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू टेल यू व्हाट इज स्टमक। सबके पास पेट होता है और सब पेट में ही खाना खाते हैं, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है,
स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं लिखा हुआ है, बट डोंट बी कंफ्यूज। ये तीनों पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, जो कि एक ऑर्गन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज ड्यूओडेनम, जैजुनम एंड इलियम। एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट है, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम। ये तीन पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, डोंट बी कंफ्यूज फॉर दैट। अब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हो तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये चारों तरीके के ग्लैंड्स हैं। ये चारों ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये सारे जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करते ही हैं। साथ ही साथ ये जो ग्लैंड्स है, इनके बिना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है, कभी नहीं पूरा हो सकता। अगर ये नहीं हो तो नहीं कंप्लीट होगा, अगर वो नहीं हो ये भी कंप्लीट नहीं होगा। मीन्स बोथ ग्लैंड्स एंड द ऑर्गन्स बोथ आर कंपल्सरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, आपको मैं बता दूं कि सैलिवरी ग्लैंड, ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ओके गॉट इट, माउथ में प्रेजेंट होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो एक तरीके का क्या करता है, एंजाइम सेक्रेट करता है। इस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवा। ओके, सलाइवा। ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ये एक एंजाइम सेक्रेट करता है, सलाइवा, और इस सलाइवा को टाइलिन भी बोला जाता है। ओके, द अदर नेम ऑफ सलाइवा इज टाइलिन। अब बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। गॉट इट, प्लीज आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन माउथ, आई फॉरगॉट टू राइट इट, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये माउथ में प्रेजेंट होता है, ये सलाइवा सेक्रेट करता है एंड इट्स अदर नेम इज टाइलिन आल्सो, या इसे कह सकते हैं सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज भी आप कह सकते हैं। फर्दर इसके बारे में और अच्छे तरीके से डिस्कशन होगी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द माउथ, it secreted saliva and saliva have an enzyme which is known as salivary amylase and tyline. Now we will discuss about the gastric gland. अब जब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट है और इसके बाकी सारे प्रोसेस आगे एक्सप्लेन करेंगे। लीवर एंड पैनक्रियाज, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4, 5, 6 स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट gland present in our body and pancreas is the second largest gland present in our body. मतलब लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और पैनक्रियास सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हो। तो अब आगे बढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू कि फूड कैसे माउथ में जाता है। ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन हो गई। अब आगे बढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट होता है माउथ, जिसके थ्रू फूड एंटर करता है हमारे बॉडी में। तो बिना माउथ के फूड का एंटर करेगा नहीं, हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, हम इंजेक्शन देकर फूड नहीं ले सकते हैं, वो तब लेते हैं जब तबीयत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो यहाँ पे बात करेंगे इंजेक्शन का प्रोसेस। तो सबसे पहले बकल कैविटी के बारे में बात करेंगे। वहाँ मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कि बकल कैविटी मीन्स माउथ, और यू कैन ऑल्सो से ओरल कैविटी। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, पूरा टीथ बनाया हुआ है, टंग बनाया हुआ है। टंग के बारे में आप जानते हैं कि फूड को स्वैलो करने में हेल्प करता है, मतलब जो फूड हम लेते हैं तो टीथ से च्यू करते हैं। तो जब हम च्यू कर लेते हैं तो जो वो टंग होता है वो एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन है जो उस च्यूड फूड को हमारे माउथ से फूड पाइप में भेजने में हेल्प करता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है, आप डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें इन शॉर्टकट में कि यहाँ पे टंग आपको पता है, टीथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसके बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं, बट ये सारी चीज़ें बहुत ही 2, 3, 4 क्लासेस की है, बट लेट मी डिस्कस। इंसिजर्स जो कि आपका कटिंग टीथ होता है, यू ऑलरेडी नो। कैनाइन्स टीयरिंग टीथ होता है, प्रीमोलर्स ग्रिंडिंग टीथ होता है, एंड फाइनली मोलर्स जो कि क्या होता है, चीविंग टीथ होता है। तो फाइनली
कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड चीविंग, ये सारे प्रोसेस के बाद जो फूड होता है वो स्वैलोड हो जाता है हमारे फूड पाइप में टंग के थ्रू। तो ये सारा प्रोसेस हो गया बकल कैविटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस कुछ थोड़ी सी बातें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। मतलब एक ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ज्वाइन करता है और यहीं से फूड पाइप में जाता है और जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, वो हमारे विंड पाइप में जाता है। बाकी अब आगे डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स के बाद बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में क्लास में। अब बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में। जो भी सारी बातें बबल कैविटी से हम बात कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्री कैनाल में डिस्कस कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं कि एलिमेंट्री कैनाल 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से लेकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक का पूरा डिस्टेंस है जो मैंने अभी बताया 9 मीटर। ये क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही सारे डिस्कशन कर रहे हैं। बकल कैविटी बता दिया, फेरिंग्स बता दिया, ईसोफेगस पे आ रहे हैं। एक्चुअली ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम। ये जो आप डायग्राम यहाँ देख रहे हैं कि फूड जा रहा है, ये ईसोफेगस होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्चुअली ईसोफेगस को फूड पाइप बोला जाता है, ठीक है। और इस ईसोफेगस मींस फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है एक्चुअली मैं बता दूं। ओके, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर एक्सपेंड होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर एक्सपेंड होती है। मतलब कोई भी चीज फैल रही है पहले, फिर दब रही है, फिर फैल रही है, फिर दब रही है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो फूड होता है वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाता जाता है एंड फाइनली हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। मतलब कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, आप कह सकते हैं, प्रोसेस बता सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द फूड इज मूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन द फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें हमारा फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है और जिसके थ्रू फूड हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब बात करेंगे स्टमक के बारे में। फाइनली जब स्टमक की बात करते हैं तो आपको पता है कि स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। आप देख रहे हो जे की तरह दिख रहा होगा, ऑब्वियसली यू कैन सी इट क्लियरली। तो यहाँ पे टाइप पार्ट्स ऑफ स्टमक होते हैं जो आपको ज़्यादा ब्रीफली नहीं एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हायर लेवल की है। मैं आपके लेवल की बात करूँगी सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे आपके लेवल की बात करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सबको लेके चलना है। तो ज़्यादा डीप में ना जाके थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे स्टमक के बारे में। तो स्टमक के बारे में मैंने बताया था इससे पहले, कुछ ग्लैंड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। यू कैन लुक ओवर इट हियर। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होता है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। और जैसा कि हम जब डाइजेशन के प्रोसेस पे आते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या था? इंजेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है कि फूड कैसे हमारे माउथ से, फूड पाइप से होकर हमारे फाइनली स्टमक में पहुंच गया। अब यहाँ पे हम सेकंड स्टेप पे आ गए हैं जिसको हम वो कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन की बात जब भी करेंगे तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बिना डाइजेशन नहीं हो सकता है। ये एक तरीके का ग्लैंड है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन स्टमक। अब इस ग्लैंड में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा फूड एकदम अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है? अच्छे तरीके से कहने का मतलब है कि एक जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है जो हम च्यू करके अपने स्टमक में ले जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड एक सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज के बारे में बात करेंगे वो होता है एचसीएल। होती तो बहुत सारी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके लेवल का है, वो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज पेप्सिन, ओके, सेकंड इज पेप्सिन एंड द थर्ड इज म्यूकस। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीनों के फंक्शंस के बारे में बता दें तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं तो वी टॉक अबाउट द एचसीएल,
कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहला क्या बताया था, इट किल्स द जर्म्स इन द फूड, मतलब फूड के साथ जो जर्म्स आते हैं उसे किल कर देता है। सेकेंड, ये जो पेप्सिन एक तरीके का क्या है, ये एंजाइम है, इसे एक्टिवेट करता है, कौन, HCl करता है। एंड द थर्ड फंक्शन है कि ये जो पूरा स्टमक आप देख रहे हो इसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, कौन, ये HCl। क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द पेप्सिन। इसका तो छोटा सा फंक्शन है, कोई बड़ा नहीं है, ये हार्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें बहुत ही क्लियरली है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे पेप्सिन के बारे में बात करें तो पेप्सिन, जब P की बात होती है तो हमेशा प्रोटीन के बारे में समझा करो। जब भी P हो रहा है या C हो रहा है तो आप प्रोटीन के बारे में डिस्कस करोगे, जैसे कि पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारी चीजें प्रोटीन से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे अगर पेप्सिन की बात की जाए तो ये क्या करता है, फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है, HCl। क्लियर हो गया। म्यूकस के बारे में बात करेंगे। अब ये बताइए, आपने केमिस्ट्री में डिस्कस किया होगा कि HCl क्या है, एसिड है। अब जब एसिड है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा कि नहीं। अगर आपके बॉडी पार्ट्स पे कहीं भी एक ड्रॉप भी एसिड अगर गिर जाता है तो वो बॉडी पार्ट्स पूरी कोरोड हो जाती है, पूरा एकदम जल जाता है। तो अगर HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारे स्टमक का पूरी तरीके से ये तो जल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पूरा तो फिर उससे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, म्यूकस आया। म्यूकस क्यों आया, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए आया। तो फाइनली ये प्रॉब्लम कंट्रोल हुई कैसे, तो ये जो म्यूकस है ये क्या करता है, हमारे स्टमक, ये जो आप स्टमक देख रहे हो लाइक दिस, इस पूरे स्टमक के अंदर एक लेयर बना देता है, इनर लेयर बनाता है, मतलब अंदर में एक लेयर बना देता है, ताकि जो HCl हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो HCl हमारे स्टमक के वॉल्स को क्या करे, कोरोड ना करे। अदरवाइज अगर ये HCl, कभी कभी क्या होता है, एक डिजीज है जिसका नाम है पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर, ठीक है। ये जो डिजीज है एक्चुअली, ये डिजीज कब हो जाती है, जब HCl का सेक्रेशन हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड में ज़्यादा हो जाता है और ये जो म्यूकस होता है इसका सेक्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये डिजीज तभी होती है जब म्यूकस का सेक्रेशन कम होगा, इसका मतलब है कि ये लेयर फॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छे से, और जब लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर ये HCl क्या करेगा, हमारे स्टमक के इनर वॉल्स को डैमेज करने लगेगा। एंड फाइनली वी हैव अ स्टमक पेन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, बहुत तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक, और इस तरीके से कैसे फूड हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हुआ ये कंप्लीट हो गया है। और एक चीज और बता दूं कि स्टमक में फूड मिनिमम 3 आवर्स तक रहता है, मैक्सिमम 3.5 आवर, इतने देर तक फूड हमारे स्टमक में रहता है। और इस फूड को, जो कि फूड इसमें डाइजेस्ट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, काइम। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द स्टमक इज नोन एज काइम। प्लीज इसको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो भी है मैं यहाँ पे टिक आउट कर दे रही हूँ, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। डाउट्स नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया है, पॉइंट बाय पॉइंट। हमें नहीं लगता कि दैट यू हैव एनी डाउट। तो मैंने बता दिया कि काइम इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द स्टमक, एंड फाइनली द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द स्टमक इज completed, and now we will move further to the small intestine.